देखिए आपको पता ही है आज अपन पॉक्सो एक्ट पढ़ने वाले हैं। पॉक्सो 2012, ठीक है। जैसा कि आपने बेरेट देखा ही होगा, बेरेट पे नाम लिखा होता है द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आप में से हिंदी मीडियम कौन है और इंग्लिश मीडियम कौन है। शिल्पा जी, मीडियम क्या है आपका? हिंदी है सर। हिंदी। हाँ जी। ओके। पूजा जी आपका देश? प्रियंका जी आपका तो हिंदी है शायद या इंग्लिश है? जी सर। मैं कह रहा हूँ आपका मीडियम जो है वो हिंदी है या इंग्लिश है? इंग्लिश मीडियम। ठीक है। देखिए मतलब क्या है इसका, हम अगर किसी भी एक्ट को या कोई भी कानून जो है उसे पढ़ते हैं तो उसके टाइटल से ही हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। अगर आपने उसका टाइटल समझ लिया, आपने उसका मतलब समझ लिया ये किस पर्पज से कोई कानून बनता है, तो आपका जो है मेन उद्देश्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछ ले, चाहे वो इंटरव्यू में पूछ ले, चाहे मेंस में पूछ ले, चाहे आपको प्री में कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरीके, उसमें होता क्या है, मेरी बात ये होती है कि जब भी किसी तरीके का कोई दिक्कत आती है, जैसे मान लो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कोई पॉक्सो एक्ट आपके सामने आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है, तो अगर आपके दिमाग में अगर ये सेंस बैठ जाता है कि पॉक्सो का क्या सेंस है, क्या इसके शब्द कहते हैं, मतलब क्या है इसका, तो आपको बहुत कुछ उसी से समझ में आ जाती है। तो हमें केवल यहाँ पर पॉक्सो को समझना है, ठीक है, रटने जैसी कोई चीज नहीं है। पॉक्सो एक्ट 2012 ये सारी चीजों को अगर हमने इसकी गणित को समझ लिया, क्योंकि देखो ये जो लॉ है अपनी वो गणित की तरह चलती है, मैथमेटिक्स एक तरीके की। आपको बस दिमाग खुला होगा तो आपको एक एक चीज एक एक शब्द से समझ में आ जाएगी क्या है। इसे देखते चलो फिर आपको समझ में आएगा। पहले देखिए क्या लिखा है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, एक्ट 2012, ठीक है। हिंदी में बोलते चलो मैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोटेक्शन, मतलब किसी के संरक्षण की बात कर रहा है, किसी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। किस चीज को कर रहा है, तो कह रहा है चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब मुझे बताइए चिल्ड्रन में कौन कौन लोग आते हैं, किसको चिल्ड्रन कहते हैं, बताइए शिल्पा जी बताइए। माइनर को। माइनर को चिल्ड्रन कहते हैं। तो माइनर में कौन कौन आते हैं, कोई कैटेगरी है इसकी? सर बिलो 18 ईयर्स। बिलो 18 ईयर्स में कौन आते हैं, इसकी कैटेगरी? सर मेल और फीमेल दोनों आते हैं। एग्जैक्टली, मेल और फीमेल उसको क्या बोलेंगे भाई, या तो बॉय या गर्ल, ये मतलब है इसका। तो चिल्ड्रन के अंदर मतलब बच्चा कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की बात, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है। ये बात क्लियर है क्या, आप बताइए, शिल्पा जी बताइए। यस सर। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब हमें प्रोटेक्ट क्या करना है, अगर मान लो किसी बच्चे के साथ कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल अपराध करता है, यौन संबंधी या लैंगिक अपराध करता है, ठीक है, उससे बचाने का काम कौन करता है, कानून क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं, लोगों को प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर सेम वही काम यहाँ पर होना है, इसलिए इसका टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब हमें समझना है कि सेक्सुअल ऑफेंस एक्चुअल में होता क्या है। अगर हमें ये समझ में आ गया कि सेक्सुअल ऑफेंस एक्चुअल में है क्या, तो हमें हमारी क्लियर हो जाएगी सारी बातें।
बताओ हो जाएगी हो जाएगी। कौन से सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं जिनसे हम इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं? तो देखिए सेक्सुअल ऑफेंस जैसे कि, चलो ये तो मैं क्या बताऊं, आप बताओ अपने हिसाब से क्या क्या चीज है सेक्सुअल ऑफेंस जिनको क्या कह सकते हैं, बताओ कौन कौन सी चीजें सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर आती हैं? आपने आईपीसी पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी जनरली। बताइए क्या क्या चीज आपको ऐसा लगती है कि बच्चों के लिए अगर वो लैंगिक उत्पीड़न या लैंगिक अपराध कह जा सकता है, बताइए। बोलिए। करण जी, किसको कहेंगे हम सेक्सुअल ऑफेंस? कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर आएगी? सर मॉलेस्टेशन, अच्छा, और कुछ? इनएप्रोप्रिएट टचिंग, इनएप्रोप्रिएट टच, अच्छा, इनएप्रोप्रिएट टच, बिल्कुल सही है। और बताइए इनएप्रोप्रिएट टच कहाँ, मतलब कहाँ पर टच, टच तो मेरे शरीर में भी कर लो आप, द क्या? प्राइवेट पार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। प्राइवेट पार्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, प्राइवेट। मेन बात क्या है, प्राइवेट पार्ट्स, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखो, कह रहा है प्राइवेट पार्ट को क्या करना है, टच करना, तभी तो सेक्सुअल होगा वो। बोलो हाँ या no? बोलो हाँ या no? बताइए, पूजा जी शिल्पा जी बताइए। तो यहाँ पर प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो सेक्सुअली इंटेंशन में आ रही है, उसके व्यक्ति के इंटेंशन में आ रही है, वो भी गलत तरीके से, वो गलत तरीके से, जो अभी शब्द यूज किया करण जी ने, इनएप्रोप्रिएट शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी चीज बताई उन्होंने इनएप्रोप्रिएट वर्ड का, उसका मैं लीगल मीनिंग बताऊंगा कि क्या होता है। हाँ पूजा जी आप बताइए, पूजा तोमर जी, लीगल, जैसे इन्होंने शब्द यूज किया इनएप्रोप्रिएट टच, इसको अपनी भाषा में लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया इसे? बताइए। अभी हम जनरल जनरल मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझना है कि वो क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं। Activity sexually assault of child. हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। इन्होंने बताया ना कि इसके प्राइवेट पार्ट को टच करने का मतलब क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट। बहुत बढ़िया, मतलब क्या है सेक्सुअल असॉल्ट को हिंदी में बोलते हैं लैंगिक उत्पीड़न। बात क्लियर हो गई? हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, लैंगिक उत्पीड़न, जिसको हिंदी हिंदी मीडियम जिसका है वो अपने अपने उसमें लिखता जाए कॉपी में। तो हमारे समझ में आ गया कि सेक्सुअल ऑफेंस की बात हो रही है, ऑफेंस को हम बाद में देखेंगे, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटीज क्या क्या होती है तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट पार्ट टच करना, और लीगल लीगल लैंग्वेज में उसे कहते हैं सेक्सुअल असॉल्ट। अब सेक्सुअल असॉल्ट तो बहुत बड़ा शब्द है, अब बताओ इसके अंदर और कौन कौन से शब्द आते हैं जो सेक्सुअल ऑफेंस की कैटेगरी में होते हैं? आईपीसी में नहीं पढ़ते, धारा 376, धारा 375, बताओ क्या बोलते हो उसे? नहीं बताते 376 क्या है? 376, शिल्पा जी। Sexual harassment, rape. एग्जैक्टली यही तो पूछ रहा हूं मैं। तो लीगल लैंग्वेज में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो किया गया है रेप, पहला शब्द क्या है, इसे बोलते हैं रेप।
दूसरा एक शब्द है जिसको कह रहे हैं हम सेक्सुअल हरासमेंट। क्या इन दोनों शब्दों से आप सब जानते हो इन दोनों शब्दों के बारे में? रेप क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? ये रेप जो है ये सेक्सुअल असॉल्ट का ही पार्ट है, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट अपने आप में बड़ा है, लेकिन इसकी डेफिनेशन जब आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ोगे तो एक लिमिटेड बताएगी, उसको छोटा कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या क्या चीज समझ में आ रही है? सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात की गई है, इनसे किनको प्रोटेक्ट करना है? बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अरे प्राइवेट पार्ट तो दोनों के पास होते हैं ना, बोलो है ना? तो यहाँ पर जब चिल्ड्रन शब्द इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पर कुछ नहीं बताया कि चाइल्ड का मतलब क्या है, तो चाइल्ड का मतलब क्या होता है? केवल बोलो 18 प्लस या बिलो 18? बोलिए 18 प्लस या बिलो 18? बिलो 18। बिलो 18। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ बताया है कि कौन सा बच्चा, लड़का या लड़की, ऐसा कुछ बताया गया, तो मेंशन किया गया? बोलिए। आपने अभी तक यही पढ़ा है ना कि चाइल्ड का मतलब क्या है? बिलो 18। यहाँ पर ना कोई लड़की की बात की गई है ना लड़की की बात की गई है। आप जब पेरेंट पढ़ोगे उसमें नहीं मिलेगा आपको, बस यहाँ पर बच्चे की बात की गई है। बच्चे का मतलब हमें क्या समझ में आता है? लड़का भी है और लड़की भी है, और वो कितना साल का है? वो 18 साल से कम का है, इसलिए वो बच्चा है। लोग के हिसाब से नियम यही कहते हैं। तो उसको हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। हमने समझ लिया सेक्सुअल ऑफेंस कौन होते हैं, जिनसे बच्चों को बचाना है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति बच्चे के साथ ऐसा कोई एक्ट करता है जो सेक्सुअल ऑफेंस आता है, तो फिर ये प्रोटेक्ट करेगा उस बच्चे को। कैसे करेगा? उस व्यक्ति को सजा दिलवा करके, जो ऐसा, बोलो हाँ या नो? उस व्यक्ति को सजा दिलवाएगा, लेकिन उस बच्चे के प्रोटेक्शन की बात करें। अब मान लो किसी बच्चे के साथ कोई भी तरीके की एक्टिविटी ऐसी हो गई जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, उसका रेप हो गया, या अपन उसे लॉ की लैंग्वेज में ध्यान रखना, क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है तो यहाँ पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसी बात कहां पढ़ी आपने? जब आप, वैसे तो देखो अपराध तो पढ़ा हमने सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट करना है, लेकिन यही जब सेक्सुअल ऑफेंस की बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि प्राइवेट पार्ट को टच करना, प्राइवेट पार्ट से समझ में आया सेक्सुअल असॉल्ट, और फिर समझ में आया कि रेप। अब ये रेप जो है आईपीसी के अंदर आपने पढ़ा है धारा 375 सेक्शन नंबर 375 में पढ़ते हैं, ऐसे ही सेक्सुअल हरासमेंट भी पढ़ा है। लेकिन रेप शब्द जो है अपने आप में बहुत लेवल का शब्द है, मतलब इसे इस्तेमाल जनरली बच्चों के सामने नहीं किया जाता। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका इस्तेमाल फिर कहां पर नहीं किया गया है? प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, मतलब पॉक्सो एक्ट के अंदर नहीं किया गया है। वहां पर उसकी कैटेगरीज बना करके एक लीगल टर्म इस्तेमाल की। क्लियर होगी मेरी बात? बोलिए, यहां तक की बात क्लियर है या नहीं? बताइए। यस। क्लियर? चलिए, हमें यहाँ तक की जो चीजें समझ में आ गई, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, ये कुछ पर्टिकुलर ऑफेंस है। ठीक है, लेकिन इनको हम और तरीके से डेफिनेशन के हिसाब से और डिवाइड करके चलेंगे कि बताना क्या चाहता है कि सेक्सुअल ऑफेंस होते क्या है। ये जो एक जनरल कांसेप्ट आपके दिमाग में घुसा है कि सेक्सुअल ऑफेंस, हमारा दिमाग क्या है, दिमाग में क्या चीज होनी चाहिए? सेक्सुअल ऑफेंस से बच्चों को प्रोटेक्ट करना, बस इतनी सी बात। बाकी हम कहां से पढ़ेंगे सारी चीजें? बेयर एक्ट से। ठीक है, बेयर एक्ट बताएगा कि एक्चुअल में सेक्सुअल ऑफेंस को क्या बताना चाहता है। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, जैसा इसमें नाम लिखा हुआ है, जैसा भी यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, उसी में से ही हम सारी चीजें निकालेंगे, और निकालेंगे कहां से? केवल बेयर एक्ट से। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब हम ऐसी कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारे सामने देखो, जब भी कोई नाम किसी एक्ट का लिखा होता है
तो उसका कंसेप्ट जो है, मेन उद्देश्य जो है, वो कहां से निकल जाता है? केवल और केवल प्रीएम्बल। किससे निकल जाता है? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को प्रस्तावना भी कहते हैं, ठीक है? प्रस्तावना भी कहते हैं। इस प्रीएम्बल के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट जहां पढ़ रहे हो आप, उसके अंदर ही ये प्रीएम्बल लिखी हुई है कि ये है एक्चुअल में है क्या। तो देखो यहां पर आपको जब सेक्सुअल ऑफेंस को पढ़ना है तो कैसे लिखा हुआ है कैटेगरीज में? तो देखो पहले लिखा है सेक्सुअल असॉल्ट। क्या बोलते हैं इसे? सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है? दूसरा लिखा है सेक्सुअल हरासमेंट। तीसरा लिखा है पोर्नोग्राफी। देखो ये तीन शब्द इस्तेमाल करे गए सेक्सुअल ऑफेंस। अब सेक्सुअल असॉल्ट तो आप सोच रहे हो ये क्या चीज है, ये एक नई चीज आई आपके सामने। तो ये सेक्सुअल असॉल्ट क्या चीज है? तो इसको क्या है, मैंने इसको बताया कि ये वाइड एंगल है, इसका बहुत बड़े रूप में इसको व्यापक शब्द दिया गया है। सेक्सुअल असॉल्ट में दोनों चीजें आ जाती है, क्योंकि जैसे शब्द इस्तेमाल किया है लैंगिक उत्पीड़न। तो उत्पीड़न का मतलब क्या, केवल टच करना ही होता है? उसका रेप करना भी तो उत्पीड़न ही है ना उसका, है कि नहीं? तो दोनों चीजों को ले रहा है। और इसने लीगल टर्म इस्तेमाल की गई है कहां पर? आपके पॉक्सो एक्ट में। उसे कहते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है सेक्सुअल असॉल्ट। दो शब्दों में से तोड़ दिया। तो कौन कौन से बताए? पहला, सेक्सुअल असॉल्ट को दो चीजों में जोड़ा है, एक तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और दूसरा जोड़ दिया सेक्सुअल असॉल्ट। और उसी का ही एक छोटा रूप, उसमें केवल सेक्सुअल हरासमेंट को जोड़ा है। और उसके बाद है पोर्नोग्राफी। अगर कोई ऐसा कोई एक्ट कर रहा है जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, और उसकी क्या बनानी है, उस व्यक्ति ने वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है, फोटो खींच लिए हैं, है ना? तो वो क्या कहलाएगी उस केस में? पोर्नोग्राफी कहलाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के बारे में समझना है। तो अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो है, इनको क्या कहेंगे? सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है? ऐसी कोई चीज अगर होती है तो उस बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है, कानून बनाया गया है। तो बताओ कौन प्रोटेक्ट करेगा इसे? क्या हम और आप लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या इसे? प्रोटेक्शन करने के लिए क्या बोलेंगे उसे? जस्टिस। क्या बोलते हैं उसे, बताओ? कौन प्रोटेक्ट करेगा? न्याय दिलवाना है बच्चे को, तो उसे बोलते हैं जस्टिस। बच्चे को क्या दिलवाना है? न्याय दिलवाना है। हम किसी को पहले न्याय तो दिलवा नहीं सकते भाई, जब किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी हुई ही नहीं है, तो हम कैसे न्याय दिलवाएंगे? बताओ, उस बच्चे को दिलवा सकते हैं क्या? बोलो। क्या अगर किसी के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, कोई सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ, कोई पोर्नोग्राफी नहीं हुई, है ना, तो क्या हम उसके साथ कोई जस्टिस दिलवा सकते हैं क्या? नहीं दिलवा सकते, जरूरत ही नहीं है उसकी। जरूरत किसको है? जिसके साथ ऐसी एक्टिविटीज हो चुकी है, तो उसके प्रोटेक्शन की बात कर रहा है ये एक्ट। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उस के साथ क्या किया जाएगा? उस बच्चे को न्याय दिलवाया जाएगा। कैसे दिलवाओगे? उस व्यक्ति ने जिसने ऐसा किया है उसको दंड दिलवा कर, पीनल प्रोविजन। क्लियर होगी बात? अब बताओ जस्टिस कौन दिलवाएगा? कौन देगा जस्टिस? करण जी, जस्टिस कौन देगा? सर स्टेट। अच्छा, स्टेट देता है। चलो बहुत अच्छी बात है, मैंने लिख दिया स्टेट देगा। बहुत बढ़िया। जनरल प्रोविजन माइंड में है आपके, बहुत सही है कि आपने कहा कि जस्टिस दिलवाने का काम है स्टेट का।
बिल्कुल सही है। क्या ये पूजा पूजा तोमर जी आप बताइए, क्या ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जस्टिस दिलवाने का काम स्टेट का है? सर जुडिशरी सिस्टम का है। क्यों जुडिशरी का डायरेक्ट रूल बनता है कि बिना स्टेट की? बताइए। सेंटर और स्टेट बोथ आर करते हैं। सॉरी? सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जस्टिस दिलवाने का काम इन्होंने कहा करण जी ने कि स्टेट का है, लेकिन आप कह रहे हो कि जुडिशरी देगी जस्टिस, तो स्टेट का कोई रोल नहीं है क्या? और दूसरी बात, करण जी मुझे आप बताइए, आपने कैसे कहा इस बात के बारे में कि स्टेट ही जस्टिस देता है? कहां पढ़ा आपने ये बात? सर डायरेक्ट बहुत बढ़िया। क्या पूजा जी आप अपनी बात से सहमत हैं? सर इनका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है करण का। नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो इन्होंने, मैं इनकी बात क्लियर करता हूं, उन्होंने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ऑफ डीपीएस की सुना आपने? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सुना है? जीपीएस। यस सर। यस सर। ये कह रहे हैं कि भाई वहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है क्या? सर कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ संविधान, जाहिर सी बात है संविधान डीपीएस की, तो वहां लिखा हुआ है। तो अब मुझे दोनों बातें बताइए, क्या ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है इसलिए जस्टिस देने का कार्य स्टेट का ही होना चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत है क्या? अगर सवाल ऐसा ही आ जाए आपसे पूछने के लिए, तो क्या जवाब दोगे इसका इंटरव्यू में? बताइए। सर सोचो, और सोच के थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो, और जो गलत सलत जो निकल रहा है देखो, हमें तो पढ़ना है, हमारा मेन उद्देश्य है पढ़ना, तो हम तरीके से ही सिस्टमेटिक दिमाग में बैठाएंगे। और ऐसा नहीं कि ये जब आप पहली बार आ रहे हो तो बहुत बार आपको बताने की जरूरत है कैसे कैसे इसको अपन इम्पोर्ट करते हैं। बताइए। बट ये पोस्को को तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। पूरे स्टेट इंडिया में ये फॉलो होता है। आपने कभी संविधान की प्रियम्बल पढ़ी है क्या? प्रिम्बल यस सर। प्रियम्बल में कहीं ऐसा लिखा है क्या? क्या सर? प्रियम्बल में कुछ ऐसे जस्टिस की बात लिखी हुई है क्या? बताइए। प्रियम्बल में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? कैसे है? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर ये कह रहे हैं कि सब बीपीएससी में, तो आप ऐसे ना बता करके कि सब बीपीएससी में लिखा है, ऐसा नहीं। आपको ऐसे तो ये आपको कहाँ मिलेगा? प्रियम्बल में भी मिलेगा, प्रियम्बल से ही सारी वो संविधान की सारी चीजें लिखी हुई है। लेकिन आपको फंडामेंटल राइट भी होते हैं, आपका जीने का अधिकार नहीं है क्या? बोलो हाँ। यस सर। अब जीने का अधिकार है, तो कोई आपसे आपकी फ्रीडम छीन रहा है, कोई आपको असोल्ट कर रहा है, कोई आपको मार रहा है, तो बताओ किसने गारंटी कर रखी है आपकी? यस सर। समझ में आई बात? तो वहां पर संरक्षण काम करने का स्टेट का है, स्टेट इसलिए आपको ये नियम बनाना है। और उसने क्या बनाया? प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। मतलब स्टेट की जिम्मेदारी है आपको जस्टिस दिलवानी, इसलिए उसने क्या बनाया? कानून बनाया, और कानून बना करके उसमें जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए एक व्यक्ति को रखा गया, बॉडी बना ली, उसको क्या बोलते हैं?
बात समझ में आ गई है? तो देखो साहब कोर्ट, तो जस्टिस दिलवाएगा तो स्टेट ही, लेकिन किसके जरिए? हाई कोर्ट। कोर्ट। और कोर्ट जो है अब वो न्याय करेगा जब वो केस कोर्ट में जाएगा। और ये कैसा कोर्ट होता है? क्योंकि बच्चे से रिलेटेड है तो स्पेशल कोर्ट। हाँ प्रियंका जी समझ में आया कि नहीं बताओ? पूजा जी यस सर। क्लियर है? यस सर। तो बेसिक बेसिक बात है, देखो हमारे, मैंने क्या कहा, कानून को पढ़ने का एक ही तरीका है, वो है केवल और केवल कंसाइंस यूज, जनरल कंसाइंस यूज करो हर चीज, आपको हर चीज का उत्तर मिल जाएगा, पर आराम से आप उसका आंसर लिख सकते हो, कोई उसमें नहीं करना है। बस हमने देखो यही लाइन उठाई है जो उस पॉक्सो का पूरा नाम है, वहीं से ही सारी चीजें निकलती है, तभी आ रही है। ठीक है, तो हमें प्रोटेक्शन करने की बात हुई, सेक्सुअल असॉल्ट से, हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, ये प्रोटेक्शन कौन देगा? जस्टिस। जस्टिस चाहिए उस बच्चे को, तो जस्टिस कौन देगा? कोर्ट देगी। कौन दिलवा रहा है? स्टेट दिलवा रहा है, क्योंकि कानून बना रहा है। और ये स्टेट के पास कानून बनाने की क्षमता कहां से आई बताओ? बोलो, स्टेट के पास ये कानून बनाने की क्षमता, पावर आई कहां से? स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपने स्टेट के बारे में पढ़ा कि स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी नहीं पे? कहां पढ़ते हो स्टेट डेफिनेशन? आर्टिकल 13। वेरी गुड। क्या आर्टिकल 13 में हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी है क्या? या कहीं और पढ़ी है? बताओ, कहां पढ़ी है डेफिनेशन? Sir, not in 13. It's in Article 12. है आर्टिकल 13 No, no, sir. It's in Article 12. में, आर्टिकल 13 में लॉ के बारे में बता रखा है। ठीक है, कौन कौन से लॉ बता रखे हैं? पास्ट के जो लॉज हैं उनके बारे में, जिसको कहते हैं अपन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब प्री और पोस्ट दोनों के बारे में। ठीक है, उनके बारे में बताया हुआ है। स्टेट की डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल नंबर 12 में। क्लियर है? यहाँ तक बात बताओ। और वही स्टेट जो है जब अपने काम पे आता है तो उसके बारे में ये बताया गया है आर्टिकल नंबर, देखो यहाँ पे देखो, आर्टिकल नंबर 12। ठीक है, वहां पर डेफिनेशन बता रही है स्टेट की, कि स्टेट किसे कहेंगे। और फिर उसके बाद आपको पढ़ने को मिलता है कि स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, उसके पास ये पावर है, मेक प्रोविजन रिलेटेड टू, इससे रिलेटेड प्रोविजन बना सकता है women and children। ये सब्जेक्ट मैटर है उसमें, कि स्टेट जो है वो किसी से भी रिलेटेड नियम बना सकता है, कानून बना सकता है जिसको भी सुरक्षा देनी है, लेकिन संविधान कहता है कि सबको समान अधिकार है, सब बराबर हैं। ऐसे कहता है, नहीं कहता? तो जब सब बराबर हैं तो पुरुष भी बराबर हैं, महिलाएं भी बराबर हैं, बच्चे भी बराबर हैं, क्योंकि सबके लिए सबसे कानून है। रूल ऑफ लॉ पढ़ाएंगे नहीं पढ़ा? कौन सी जगह लिखा है रूल ऑफ लॉ? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बताओ आएगा ये सब कुछ? कौन सी जगह लिखा है बताओ?
कहाँ पढ़ते हैं सुप्रातों के बारे में? Fundamental rights, Article 14, 15. बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 में आपको क्या मिलता है पढ़ने के लिए? इन सब चीजों के बारे में पढ़ने को मिलता है कि सबको समान अधिकार है, कोई में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं। फिर अगर ऐसी बात है तो फिर महिलाओं के लिए अलग से कानून क्यों, बच्चों के लिए अलग से कानून क्यों? है कि नहीं? बात बताओ, ये वाली बात है। पूजा जी पढ़ना छोड़ दिया क्या आजकल? अब आ तो रहा है सर तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सर आप ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस मेरी हो रही है? जैसे कभी कभी नेटवर्क इशू है मेरी साइड से। अच्छा। तो देखो हमने क्या क्या चीज समझ ली है, एक बार उस पर वापस से नजर डालते हैं क्योंकि आपको समझने में, क्योंकि देखो मेरा काम है कंसेप्ट क्लियर करना। आपको अगर बेरेट पढ़ना आने लग गया ना कि कैसे पढ़ा जाता है किसी बेरेट को, तो आपके लिए हर चीज आसान हो जाएगी। ठीक है, तो हमें मेन मकसद है हमारा बेरेट को समझना। तो देखो वापस से हम समझ लेते हैं। हमने पढ़ा यहाँ पर क्या पॉक्सो एक्ट 2012 का। पॉक्सो का पूरा नाम समझने से हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि उसके अंदर क्या चीज बता रखी है। पॉक्सो का पूरा नाम क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो हमने शब्दों को देखा कि इसमें इसका मतलब क्या है। तो हमारे सामने एक शब्द निकल गया है प्रोटेक्शन, दूसरा शब्द निकल गया है चिल्ड्रन, तीसरा शब्द निकल गया है सेक्सुअल ऑफेंसेस। क्लियर होगी बात? तो हमारे सामने जब सेक्सुअल ऑफेंस शब्द आया तो हमें इससे कुछ शब्द निकल के आए, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी। दूसरा समझ में आया कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब क्या है? लड़का या लड़की, मतलब बिलो 18 इयर्स। क्लियर होगी बात? फिर है प्रोटेक्शन की बात, तो प्रोटेक्शन देना है अगर बच्चों के साथ ऐसा हो। क्लियर हो गया मेरी बात? बताइए। चलो, फिर हमने समझ लिया कि जस्टिस दिलवाना बच्चे को, तो जस्टिस कौन दिलवाएगा? आपने कहा स्टेट, मान लिया स्टेट ही है, करता धरता सब पे स्टेट है। तो स्टेट क्या करेगा? तो स्टेट ने कानून बना दिया और उसी कानून में क्या जोड़ दिया कि कौन करेगा जस्टिस, देगा कौन जस्टिस? स्पेशल कोर्ट देगी। अब स्पेशल कोर्ट के बारे में पता चल गया हमको। फिर मैंने कहा कि भाई स्टेट के बारे में तो हमने पढ़ा कि आर्टिकल नंबर 12 में रखा है संविधान में। तो फिर जब संविधान की बात छिड़ी गई तो फिर मैंने आपके सामने एक और बात छेड़ दी। कौन सी? कि भाई संविधान में तो ये लिखा है कि सबके लिए नियम बराबर होने चाहिए, सबके लिए कानून बराबर है। तो ये क्या चक्कर हुआ है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कैसे कानून बना दिया? ये तो असंवैधानिक है। बोलो हाँ या ना? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बराबर का दर्जा दिया ही कहा, पुरुषों के लिए तो कोई कानून ही नहीं। बोलो हाँ या ना? बोलो, Yes, क्या sir. पुरुषों के लिए कोई कानून है क्या? कोई कानून नहीं है। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है स्पेशल आर्टिकल। कौन सा है बताइए? सबको पढ़ाया है मैंने। कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर स्पेशल प्रोविजन दे रखा है इसके? 15. 15 का क्लॉज, आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर है 3, थर्ड। देखिए इसके अंदर स्पेशल प्रोविजन रखा है। स्टेट क्या कर सकती है? स्पेशल प्रोविजन है कि बच्चों से और महिलाओं से रिलेटेड क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। कानून ऐसा बना। अब आपके दिमाग में शब्द आना चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि इनके लिए अलग से कानून? सोचने वाली बात है कि नहीं? जब वो वापस वहां लिख चुके हैं ये बात कि सब समान अधिकार होगा सबके लिए, एक जैसा सब चीजें चलेगी, तो फिर ऐसा क्यों किया संविधान, संविधान बनाने वाले लोगों ने कि उन्होंने बच्चों और महिलाओं को अलग कैटेगरी में रख दिया? सोचने वाली बात है कि नहीं? बोलो, बताओ।
सकते हैं इसके पीछे? पूजा जाना। Yes, sir. क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे कि बच्चों को और महिलाओं को अलग से उनके लिए कानून बनाने की छूट दे दी कि उनके पास अलग से उनके संरक्षण के लिए कानून होंगे, जबकि पुरुषों के लिए नहीं। फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस। बिल्कुल। क्यों ऐसा क्यों? अब क्यों उनको उनको उठाया नहीं जा रहा क्या? उनके साथ ऐसी क्या दिक्कत हो रही है जो वो ग्रो नहीं कर पा रहे? समाज में सब है। तो इसका मेन मकसद, जैसे आप बता रहे हो, बिल्कुल सही है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, वुमेन एम्पावरमेंट, सुना? सबने सुना? हम यही सोचते आ रहे महिला सशक्तिकरण। इसका क्या तात्पर्य है? एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत पहले की बातें हैं, जब आप इस एरा से बाहर चले जाओगे, जब हम और गांव में चले जाओगे ज्यादातर, तो महिलाओं को क्या है, राइट्स नहीं दिए गए उनकी। सर, जब ये 15-3 अमेंडमेंट होकर आया था, उसका रीजन ये था कि समाज में ना पुरुष प्रधान रहा था, तो कहीं ना कहीं उनका शोषण होता था, इसलिए लड़कियों के लिए स्पेशल राइट दिए गए थे। बहुत बढ़िया। राइट। बिल्कुल सही है। बोलो और बोलो। जितना बोलोगी उतनी जल्दी सीखोगे। जैसे और चिल्ड्रन के साथ ऑफेंस की जो वो बढ़ते जा रहे थे अगेंस्ट सेक्सुअल, इसको लेके बने थे सर ये वाला रीजन। तो यही चीज है। जैसे कि मान लो बच्चों के साथ क्या होता था, जैसे मैं आपको एक जनरल तौर पे बताता हूँ। जब बच्चों के साथ क्या होता है कि छोटे बच्चों को लोग मजदूर बना देते हैं, क्योंकि उनके पास खाने कमाने का तो है नहीं साधन। अगर मान लो वो बच्चा है छोटा, तो उसका नाजायज फायदा उठाने, क्योंकि उसके ना तो वो जानता अधिकार क्या होते हैं, ना वो कुछ जानता है, ना वो अपने लिए लड़ सकता है। तो उसको जैसे लोग बहला फुसला देते हैं, तो वो अपना हित और अहित समझता नहीं कि किस चीज में उसका हित है और किस चीज में अहित है। आप उसे 10 रुपए दोगे तो खुश है 10 रुपए में, और आप उसे लेबलिंग करवाओगे तो वो उसे भी कर सकता है। बात समझ में नहीं गया? तो क्या बच्चा अपना अधिकार समझता है क्या? नहीं समझता। बच्चों अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते, लेकिन महिलाएं तो ये जानती है ना। लेकिन महिलाओं के जानने के बावजूद भी उनको उठने ही नहीं दिया जाता। उनको चूल्हे चौके में, घर के कामों में लगाना, उनको कोई अधिकार दिए नहीं जाता। अब वो जानती तो है, बोल भी सकती है अपनी बातें, लेकिन कहे किससे? कोई सुनने वाला नहीं उसकी। आज तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत पहले की बात है जब ये संविधान बना। तो यही सारी चीज, इन व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया? स्पेशली स्टेट को। और स्टेट का मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से है, और भी जो स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं वो लोग। तो विमेन और चिल्ड्रन से संबंधित जो है कानून बनाए जा सकते हैं। इसी वजह से आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज नंबर 3 को यहाँ पर जोड़ा गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो कानून है वो आपके यहाँ के सामने। कौन कौन से कानून बताओ? बोलिए, कौन कौन से रिलेटेड, कौन आरबीएस में ही है बहुत सारे। सर क्या एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। बिल्कुल, बोलो। बहुत सारे कानून बने हुए हैं। पहला है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, पढ़ा था इसके बारे में? बिल्कुल सही है। दूसरा बताओ। दूसरा डाउरी एक्ट प्रोहिबिशन, इसके बारे में पढ़ा है? डीवी एक्ट। एक डीबी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। जैसे आपके लिए एक और कानून बना हुआ है वर्क जेजे एक्ट। जेजे एक्ट। जेजे एक्ट कहाँ है? महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। चिल्ड्रंस के लिए। तो यहाँ पर आपके सामने दूसरा तीसरा चौथा एक्ट जो है वो है कौन सा? वो आया है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। पढ़ा है इसके बारे में?
जो वर्क प्लेस पर अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, महिला कहीं जा रही है काम करने के लिए, उसको वहां पर हरास किया जाता है, तो वो एक्ट भी यहाँ पे लागू होगा। तो ये ऐसे जो है वो सब आर्टिकल नंबर 50 के क्लॉज नंबर 3 के तहत आता है। ऐसे ही सेम बच्चों के लिए है, जैसे आपके सामने जेजे एक्ट है, ठीक है, पॉक्सो एक्ट जैसे अभी हम पढ़ ही रहे हैं, पॉक्सो एक्ट है। तो ऐसे करके भी जो बच्चों से संबंधित है, बच्चों के लिए स्पेशल एक्ट बने गए हैं, जिनको हम आपको पढ़ेंगे। जैसे जेजे एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, यहाँ तक की बात क्लियर है कि अपनी क्या नाम समझ में आया, क्या है इसका, बताइए, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बेसिक बेसिक बातें तो समझनी है कि ये क्या चल रहा है। फिर हमें कुछ और चीजें भी देखनी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एक्ट और करण जी क्या बोले। सर ये 1 मिनट, इसमें इसमें सर इसकी कमेंसमेंट की डेट नहीं लिखी हुई। कमेंसमेंट की डेट नहीं दे रखी। यस सर, इसमें मतलब हाँ, मैं बैठा तो हूँ, लेकिन मैं सब पढ़ा हुआ है, धीरे धीरे सब अपन मतलब पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें ध्यान रखो, जैसे यहाँ पर लिखा है एक्ट और 2012, ठीक है। एक्ट का मतलब क्या है कि एक्ट जब लिखा जाए तो इसका मतलब ये यहाँ से संबंध नहीं, इससे सवाल नहीं। आप सोचो कि पॉक्सो एक्ट की बात करें तो सब पॉक्सो एक्ट नहीं पढ़ाने, संविधान पढ़ाने। मैं इसलिए पढ़ाता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आए कि वो क्या है। जब कानून की बात आती है कि कोई कानून बना है, तो उसे बनाने वाला कौन होता है, कौन बनाएगा कानून, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन तो खुद ही अपने आप में कानून होता मतलब लेजिस्लेचर सर, सॉरी। है। लेजिस्लेशन है, तो लेजिस्लेचर होता है मतलब कानून को बनाने वाला, ठीक है। कौन कौन है बताओ, किन किन के पास अधिकार है कानून बनाने के। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो स्टेट है, सेंट्रल है, यही है ना। स्टेट में कौन, स्टेट लेजिस्लेचर, और सेंट्रल में कौन, बोलो। सर स्टेट में विधानसभा, सेंट्रल में लोकसभा। मैंने बोला ना स्टेट लेजिस्लेचर को विधानसभा में बोलो। हाँ बताओ इसमें कौन, सॉरी। इसे बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। अब ये कानून जो है, अब देखो कैसे समझना है, ये कानून जो है पॉक्सो एक्ट, ये स्टेट पर लागू है, किसी पर्टिकुलर एरिया पर लागू है, या पूरे भारत पर लागू है, बताओ। क्या ये कानून जो है पॉक्सो एक्ट आपका, ये क्या पूरे एरिया पर लागू है, केवल भारत पर लागू है, भारत के किसी भाग पर लागू है क्या, या भारत पूरे भारत पर लागू है। ऑल इंडिया में सर। ऑल इंडिया में, तो क्या अगर मान लो राजस्थान गवर्नमेंट जो है, क्या पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है, वो सर राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए बना सकती है, स्टेट के लिए सर। स्टेट के लिए बना सकती है। तो इसका मतलब ये कानून किसका है, किसके द्वारा बनाया गया है, पार्लियामेंट के द्वारा। क्लियर होगा। तो हमें एक्ट का प्रोसेस समझ में आ गया कि एक्ट को बनाया किसने है, पार्लियामेंट ने बनाया, ठीक है। चलो पार्लियामेंट ने बनाया, अब और चीज समझ लेते हैं इसकी। तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो है उसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, कैसे बनता है कोई कानून, बताइए। पहले तो बिल बनता है, मतलब पहले बिल पेश होता है, उसके बाद उनको दोनों हाउसेस में असेंट मिलती है, फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट करता है, फिर जाके इन्फोर्स हो जाता है। असेंट मिलती है और प्रेसिडेंट पास जाता है। यस सर। असेंट मिलने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, असेंट कौन दे रहा है,
नहीं सर, पहले दोनों लोअर हाउस, एक तो लोअर हाउस में मिलेगी, उसके बाद अपर हाउस में जाएगा, उसके बाद फाइनल साइन के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर इन्फोर्समेंट होएगा उसका। मेरी बात सुनिए, ऐसा कोई कानून नहीं है कि पहले लोअर हाउस के पास जाए या अपर हाउस के पास जाए। वहां पे कोई भी व्यक्ति अपर हाउस का भी बिल ला सकता है, लोअर हाउस में भी बिल ला सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है, कानून चाहे राज्यसभा में पहले पास हो जाए चाहे लोकसभा में पहले पास हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों से पास होने के बाद उसका जाना किसके पास जरूरी है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास, मतलब राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा अपनी असेंट दे दी जाती है, तब तो वो बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कानून में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये Yes. कौन से ईयर में बना है कानून? 2012। जब प्रेसिडेंट ने अपना क्या कर दिया, उस जो जिस नाम से वो बिल आया था, वो बिल की जगह एक्ट लिख दिया, असेंट। तो ये बिल कब का था? 2012 का, इसलिए यहाँ पर 2012 क्लियर लिख दिया। क्लियर हो मेरी बात? तो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री प्रोसेस है जो ऐसे चलता है। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस में कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी है। जैसे कि जब ये पास हुआ तो कौन से नंबर का एक्ट था? प्रेसिडेंट ने असेंट दी, और असेंट के बाद क्या होता है? पब्लिकेशन होता है उसका। तो पब्लिकेशन ऑफिशियल गजट में होता है, और वो ऑफिशियल गजट में जब पास होने वाला था तो कौन से नंबर का एक्ट था ये बताओ? 32 32। बस तो बस एक नंबर है 32। सिंपल सी बात है, चीजें धीरे धीरे आपको ऐसे ही लाइन पर याद हो जाएगी। एक नंबर 32। फिर प्रेसिडेंट ने कब असेंट दी इसको बताओ? 19 19 जून। जून को 2000। अब एक और समझिए, मैंने आपको बहुत बार बता दी एक चीज कि ये पॉक्सो एक्ट बच्चों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बताओ? बच्चों से रिलेटेड। और उस टाइम पर जो सरकार थी वो किसकी थी? 2012 में। मोदी जी तो 2014 में आए, तो उससे पहले कौन किसकी सरकार थी? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की। कांग्रेस। किसकी थी? कांग्रेस। यूपी की गवर्नमेंट जी सर। हाँ, उसे कांग्रेस बोलते हैं। यूपीए तो गठबंधन है, उसको बोलते हैं। वो तो एक असेंबल है, असेंबली है। ठीक है, कांग्रेस की कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी। तो कांग्रेस के जो पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मतलब कांग्रेस के प्रधानमंत्री पहले नहीं है। कांग्रेस सरकार जो बनी थी उसमें प्रधानमंत्री जो चुने गए थे वो कौन थे? जो कांग्रेस मनमोहन जवाहरलाल नेहरू। भारत के पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल, मतलब भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनका नाम था प्रधान। जवाहरलाल। नेहरू। यही नाम है ना उनका? यस सर। इनको क्या है, इनको क्या कहते थे? किस नाम से जाना जाता था इनको? चाचा नेहरू जी। बिल्कुल, इनको चाचा नेहरू बहुत कहते थे। क्या बोलते हैं? चाचा नेहरू के नाम से फेमस है इनकी। बात क्लियर हो गई? चाचा नेहरू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद करते थे, मतलब बच्चों से बहुत लगाव है इनका, तो इनका नाम क्या रख दिया यहाँ पर? चाचा नेहरू। तो कांग्रेस सरकार जब ये कानून ला रही थी तो उन्होंने क्या सोचा कि जब हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री हुए हैं उनको बच्चे चाचा बुलाते थे, चाचा कहकर के संबोधित करते थे, क्यों ना उन्हीं की याद में यस सर। क्या कर दे? चिल्ड्रंस डे पर गिफ्ट दे। क्या दे? चिल्ड्रंस डे पर गिफ्ट दे। तो उन्होंने क्या कर दिया? चिल्ड्रंस डे कब आता है? 14 नवंबर। बिल्कुल, 14 नवंबर को आता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस एक्ट को इम्पोर्ट कब करवाया? 14 नवंबर को करवाया, 14 नवंबर 2012।
क्लियर हुई नहीं? एक बार बताओ। यस सर। देखो कितने सिंपल तरीके से हम साइंस में होंगे। कुछ दिमाग लगाया कुछ नहीं? कभी नहीं। क्या हुआ? तीनों डेट याद रहेंगी, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर आपके सामने 14 नवंबर आ गया, 19 जून आ गई है, अक्टूबर 32 आ गया है। तो सिंपल सी चीज है। तरीके से अगर पढ़ोगे, तरीके से अपना एक सेंसेबल तरीके से कंसाइज देखो, जब भी पढ़ो तो खुला दिमाग होना चाहिए। किसी भी चीज को पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और बहुत आसानी से कानून समझ में आ सकता है अगर आप उसी तरीके से पढ़ोगे। केवल रटने के हिसाब से पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चले जाएगा। शब्दों को ऊपर ध्यान दो, क्योंकि देखो अपने लॉ के अंदर एक ही चीज मेन इंपॉर्टेंट है, वो है शब्द। हम शब्दों को ही गाते हैं, और शब्दों के गुण गाओगे तो अच्छी चीजें कमाओगे। ठीक है? तो बेसिक यही कंसेप्ट है जिसके आधार पर, और ये ऐसे में एक एक्ट नहीं पढ़ा होगा, सारे इसी तरीके से पढ़ोगे। ठीक है ना? तो आपने पहले भी प्रोसेस देखा हुआ, बस ये अपन को मेमोराइज करने के लिए है कि इस तरीके से अपन वापस से ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है? चलो ये क्लास ओवर करें। ओके सर। तो सर ये एक कब तक खत्म हो जाएगा? 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, 4-5 दिन में। ओके सर।